गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जहाँ तक सिलेबस क्लास में चलाया गया था उस सिलेबस को अब थोड़ा सा आगे ले चला जाए। हम लोग लेसन 3 जो है केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, जिस लेसन का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ठीक है, केमिस्ट्री में वैद्युत से संबंधित जितने सारे अध्ययन होते हैं वो सब आपको आता है वैद्युत रसायन चैप्टर में। तो संक्षारण हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। संक्षारण, वैसे आपको संक्षारण हम बता दें कि संक्षारण में के विषय में आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक है, जिसको ऐसे आम बोलचाल में और पहचान के लिए आप जो है जंग लगना कहते हैं। लोहे में जंग का लगना संक्षारण है। ठीक है, तो वो हेडिंग आपको यहाँ 12th में भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, तो संक्षारण क्या है आइए देखते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं आपको। वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है इसमें क्षय होना। क्षय का मतलब होता है ह्रास, कमी, यानी हानि होना। ठीक है, क्षय होना संक्षारण कहलाता है। फिर से समझिए कि वायु हो अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का, कोई ऐसा धातु जिसके ऊपर वायु क्रिया करे या कोई रासायनिक पदार्थ क्रिया करे और क्रिया करके उस धातु को धीरे धीरे ह्रासित करे, यानी उसकी क्षमता को कम करे, क्षय करे, उसको हम कहते हैं संक्षारण। समझ में आ गया होगा। जैसे आप देखेंगे कि लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की संक्षारण प्रक्रिया है। लोहे पे जो जंग लगती है, अभी आपको शुरू में बताया भी कि जंग लगना संक्षारण है। ठीक है, तो लोहे पे जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो संक्षारण है। ठीक, धातु का संक्षारण गैल्वेनिक सेल बनने के कारण होता है। अब आपको बता दें, पीछे हम लोग इसी चैप्टर में गैल्वेनिक सेल, कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल पढ़े हैं। ठीक है, तो होता यह है कि वायु और रासायनिक पदार्थ जब क्रिया करते हैं तो उस पदार्थ पे जो है इलेक्ट्रोड बन जाता है। ठीक है, जिसके चलते आपको गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड बन गया यानी प्लस माइनस, तो समझिए एक सेल की भांति वो कार्य करने लगता है। ठीक है, और उससे जो है आपको उसमें ह्रास शुरू हो जाता है। ठीक, धातु को नम वायु में रखने पर धातु पृष्ठ पर जल की परत बन जाती है। ठीक है, आप देखते होंगे घरों में जो है ग्रिल वगैरह या लोहे के जो भी पार्ट्स पुर्जे लगे होते हैं तो उसकी हम जो है सफाई वगैरह करते रहते हैं। अन्यथा अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वायु के संपर्क में या नम वायु या नमी पानी के संपर्क में आने पर बरसात वगैरह से भीग करके उसके परत पे जो है एक पृष्ठ पे परत बन जाता है और वो परत जो है धीरे धीरे उसको ह्रासित करना शुरू कर देता है, जो कि संक्षारण है, जंग लगना है। ठीक, वही यहाँ पे है कि धातु को जब नम वायु में रखते हैं तो धातु पर एक जल की परत बन जाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें घुल जाती हैं, जिससे जल की चालकता बढ़ जाती है। संक्षारण की जो क्रिया होती है वो वायुमंडल में मिलने वाली गैसों के कारण तीव्र हो जाती है। वायुमंडल में जो गैसें मिलती हैं उनके वजह से संक्षारण का दर जो है बढ़ जाता है, तीव्र हो जाता है। CO2, SO2, NO2 और CO, समझ रहे ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि वायुमंडल की प्रमुख गैसें हैं
मतलब ये जो आप नाम देख रहे हैं, इससे जो है संचारण तीव्र गति से होता है, ठीक है, उसका संचारण का दर जो है वो बढ़ जाता है। तो संचारण यही था कि लोहे पर जंग लगना संचारण है, या आप ऐसे समझिए कि जब किसी लौह पदार्थ को या किसी धातु को हम वायु या नम वायु के संपर्क में बहुत दिनों तक देखते हैं या छोड़ देते हैं, तो उस पर जो है एक परत जम जाती है और वो परत धीरे धीरे उस धातु की गुणवत्ता को कम करने लगता है, ठीक है, जो संचारण में आता है। ठीक इसी तरह से आपको इसका नेक्स्ट हेडिंग इसी में है कि संचारण को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है शॉर्टकट में समझ लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। कि संचारण को प्रभावित करने वाले कारक पूछता है प्रश्न, जो है इंपॉर्टेंट है। तो निम्न कारण है संचारण को प्रभावित करने वाले, कौन कौन है? वायुमंडल की प्रकृति, ठीक है। इसको देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट है कि वायुमंडल की प्रकृति, वातावरण में नमी, खारापन अथवा CO2, NO2 आदि गैसें अगर अशुद्धि के रूप में हो तो संचारण की दर जो है वो बढ़ जाती है, ठीक, क्योंकि ये अशुद्धियां वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य करने लगती है, जिससे सेल अभिक्रिया बढ़ाने में सहायक होती है। और अभी आपको बताए थे कि वो गैल्वेनिक सेल बन जाता है, जिसके चलते संचारण होता है, ठीक। यानी वायुमंडल की प्रकृति ऐसे समझिए कि अगर वातावरण में नमी है, खारापन है, ऐसी बहुत सारी गैसें हैं जिससे संचारण को बढ़ावा मिलेगा, तो वो सब कारक आते हैं वायुमंडल की प्रकृति में, ठीक है। वायुमंडल की प्रकृति अगर ऐसी है तो समझिए संचारण बढ़ेगा, ठीक। दूसरा है कि धातुओं की विकृति, धातु जिस पर हम संचारण की बात कर रहे हैं तो उसकी विकृति, विकृति से मतलब है कि टूट फूट, ठीक है, उसके आकार और आकृति में बदलाव को विकृति कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, जैसे देखिए कुछ चिकनी सतह होती है, कुछ समतल सतह होती है, कुछ रुखड़ी होती है। तो चिकनी या समतल सतह वाली धातु का संचारण जो है अपेक्षाकृत कम और मुड़ी हुई या खुरदरी धातु से कम होती है, ठीक है। यानी समझ लीजिए कि जो ऐसी सतह धातु की है जो समतल है, ठीक है, और जो मुड़ी हुई है, तो खुरदरी भाग में जो है संचारण का दर जो है थोड़ा कम होता है, सॉरी, खुरदरी में ज्यादा होती है और समतल सतह पर जो है कम होती है संचारण की दर, ठीक। इसी तरह से आपको दूसरा है विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति भी जो है मायने रखता है संचारण को बढ़ावा देने में। धातु वाले स्थान पर अम्ल, क्षार या लवण युक्त जल जैसे विद्युत अपघट्य को धातु संचारण की से दर जो है उसकी बढ़ जाती है। समझिए, अगर धातु वाले स्थान पर जिस पर हम संचारण की कल्पना कर रहे हैं, अगर उस पर अम्लीयता है, ठीक है, अम्ल की मात्रा है, क्षार है या लवण युक्त है, वो जल जैसे कोई विद्युत अपघट्य हो तो संचारण का दर बढ़ जाएगा। अम्ल से जो है, क्षार से जो है संचारण की दर बढ़ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से आपको जो है अगला टॉपिक है कि धातुओं की प्रकृति। जैसे अभी वायुमंडल की प्रकृति आप पढ़े, तो जिस पर हम संचारण की बात कर रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, इस पर भी निर्भर करता है। किसी धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है वह धातु उतने ही अधिक शीघ्रता से संचारित होता है। यानी आप पढ़े होंगे धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, ठीक है। तो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में जो धातु ऊपर है वो सबसे अधिक सक्रिय होता है, ठीक है, और जो नीचे होता है उसकी सक्रियता कम होती है। तो यहां बात कर रहा है कि ऐसी धातु जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, मतलब जो किसी दूसरे तत्व से, दूसरे यौगिक से आसानी से अभिक्रिया बहुत तेजी से कर लेता है, तो समझिए वो बहुत जल्दी संचारित भी होगा, उसमें संचारण की दर ज्यादा होगी, ठीक है। धातु की प्रकृति ये कह रहा है। उसके बाद कह रहा है अशुद्धियों की उपस्थिति। अगर उस धातु पर कोई दूसरा अन्य अशुद्धि भी अगर मिला हुआ है तो समझ लीजिए कि आपको क्या होने वाला है, उससे भी संचारण का दर बढ़ेगा। धातुओं में अशुद्धियों की उपस्थिति से
छोटे छोटे संक्षारणशील बन जाते हैं। अशुद्धि अगर धातु पर लगा हुआ है, मिला हुआ है, तो उससे संक्षारणशील छोटे छोटे बहुत सारे बन जाएंगे, जिससे संक्षारण की दर बढ़ जाएगी। स्वाभाविक है। अभी हम लोग पीछे पढ़े भी कि संक्षारण गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोड बन जाने की वजह से जो है ऐसा होता है। तो जब कई छोटे छोटे संक्षारण सेल बन जाएंगे तो स्वाभाविक है कि संक्षारण का दर जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही था कुछ जो है संक्षारण और संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, टॉपिक बढ़िया है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लिख भी लीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है।